हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो यार करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्लास में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे जो टूल्स होते हैं, यानी कि बहुत सारी जो थ्योरम्स होती हैं आप कह सकते हो, उनमें से एक थ्योरम है। जैसे थ्योरम्स जैसे कि नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, उसी तरह से होती है किरचॉफ्स लॉ, जिसकी हेल्प से हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके भी दो लॉ होते हैं, एक होता है केसीएल और एक होता है केवीएल। क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ अभी किरचॉफ्स लॉ है, इसलिए हम किरचॉफ्स लॉ को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले आज के सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो किरचॉफ्स लॉ हम स्टार्ट करें उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि किरचॉफ्स लॉ का यूज़ किस लिए किया जाता है और इनका एप्लीकेशन क्या है। तो ओम्स लॉ जब हम यूज़ करते हैं तो ओम्स लॉ का यूज़ करके हम केवल सिंपल सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सर्किट के लिए उनका रेजिस्टेंस या करंट की वैल्यू या वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू या वोल्टेज गेन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और जैसे जैसे सर्किट कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं तो वहाँ पर ओम्स लॉ का यूज़ करना मुश्किल हो जाता है, ओम्स लॉ को यूज़ करना टिपिकल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जिनकी हेल्प से हम इजीली सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी अननोन वैल्यू होती है हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जिस तरह से किरचॉफ लॉ है उसी तरह से अलग और भी रूल्स होते हैं, जैसे कि थ्योरम होती है, जैसे कि नॉर्टन थ्योरम होती है, थेवेनिन्स थ्योरम होती है, किरचॉफ्स लॉ भी होते हैं। तो ये कई सारे तरह के टूल्स हैं जिनका यूज़ करके हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। हमें हमारे जो सिलेबस में किरचॉफ्स लॉ दिया हुआ है तो पहले हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ और बाद में एक नए लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर, थेवेनिन्स थ्योरम के ऊपर और नॉर्टन्स थ्योरम के ऊपर। तो किरचॉफ्स लॉ, जो किरचॉफ ने इनको फाइंड आउट किया इसलिए इनको कहा जाता है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ ने दो रूल दिए, एक केसीएल बोला जाता है और एक बोला जाता है केवीएल। तो किरचॉफ ने दो रूल दिए, ठीक है, टू रूल्स। एक रूल को नाम दिया केसीएल और एक रूल को नाम दिया केवीएल। केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, और केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब दोनों रूल्स को हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में। तो किरचॉफ्स करंट लॉ यानी कि केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ को हम जंक्शन रूल भी कहते हैं या नोड रूल भी कहते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन रूल और नोड रूल। ठीक, इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं और नोड रूल भी कहते हैं। अब जंक्शन का मतलब क्या होता है, नोड का मतलब क्या होता है, वो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई हमारे पास सर्किट में ब्रांचेज हैं और ये ब्रांचेज मिल रही हैं किस पॉइंट पर, एक ए पॉइंट पर मिल रही है। लेट सपोज ये हमने मान लिया है ना। तो अब हम जंक्शन किसको बोलेंगे, वो पॉइंट जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेज आकर मिलती हैं, मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ए, ये कौन सा पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, और जंक्शन हम किसको कह रहे हैं, द पॉइंट वेयर टू और मोर देन टू ब्रांचेज मीट विद ईच अदर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ए पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, जंक्शन पॉइंट कहते हैं या नोड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये रूल का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, अगर इस सर्किट के अंदर जो करंट है, मान लेते हैं यहाँ पर जो करंट आ रही है वो I1 आ रही है, यहाँ पर से बाहर जो करंट जा रही है वो I3 जा रही है, यहाँ से बाहर जो करंट जा रही है I4 जा रही है, और यहाँ से करंट जो आ रही है अंदर वो I2 आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं मैथमेटिकली लिख देता हूँ क्या कहते हैं। तो मैथमेटिकली हम लिखते हैं, मैथमेटिकली हम इसको शो करते हैं कि समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 0,
एल्जेब्रिक समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0। आई का मतलब क्या है? करंट। एल्जेब्रिक समेशन ऑफ आई का मतलब क्या हो गया कि एक सर्किट के अंदर यानी कि एक नोड के ऊपर या एक जंक्शन के ऊपर आ रही टोटल करंट और जा रही टोटल करंट का जो एल्जेब्रिक समेशन है वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। समेशन, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ करंट एट अ जंक्शन पॉइंट और अ नोड इज इक्वल्स टू 0। ये इसका स्टेटमेंट होता है, ठीक है। एल्जेब्रिक समेशन ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए बात करूं तो इस पर्टिकुलर सर्किट में जो करंट है मेरे पास कौन कौन सी है? I1 है, I2 है, I3 है और I4 है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इनका जो एल्जेब्रिक समेशन हुआ, एल्जेब्रिक समेशन का मतलब साइन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो वो एल्जेब्रिक समेशन I1 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, ठीक है। ये इस रूल की स्टेटमेंट होती है। अब अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो साइन कन्वेंशन ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ये हम अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, है ना। ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो यदि मैं कहूँ कि अगर जंक्शन की तरफ आ रही करंट को अगर मैं पॉजिटिव मान लूँ तो जंक्शन से बाहर जा रही करंट को हम क्या ले लेंगे? नेगेटिव, ठीक है। अगर हम कंसिडर कर लें इफ करंट एंटरिंग टुवर्ड्स जंक्शन is positive, then current leaving the junction is negative। तो अगर ये साइन कन्वेंशन में फॉलो कर लेता हूं तो इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखो I1 और I2 दोनों जंक्शन की तरफ आ रहे हैं तो वो दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव। I3 और I4 दोनों जंक्शन से बाहर जा रहे हैं, इसलिए उनको क्या लेंगे हम? उनको हम क्या लेंगे? नेगेटिव। तो अगर इस रूल के अकॉर्डिंग मैथमेटिकली चलें तो मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे? मैथमेटिकली लिखेंगे I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 और ये सारा किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। और अगर ये 0 के बराबर होगा तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4। यानी कि हम यहाँ से एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं कि एक जंक्शन पर आ रही टोटल करंट किसके बराबर होती है? जंक्शन से बाहर जा रही टोटल करंट के बराबर होती है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं करंट एंटरिंग टुवर्ड्स जंक्शन किसके बराबर होती है? करंट लीविंग फ्रॉम जंक्शन से जा रही करंट के बराबर होती है। यहाँ से हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट अकॉर्डिंग टू KCL या जंक्शन रूल। तो करंट एंटरिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल्स टू करंट लीविंग टुवर्ड्स द जंक्शन। मैंने फिर मैं कह रहा हूँ कि ये जो साइन कन्वेंशन है ये कोई फिक्स नहीं है, ये अजम्पशन है। अगर हम जंक्शन की तरफ आ रही करंट को पॉजिटिव ले लेते हैं तो जंक्शन से जा रही जो करंट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और अगर आप जंक्शन पर आ रही करंट को आप नेगेटिव ले लेते हैं तो जंक्शन से बाहर जा रही करंट क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, और क्या कहता है रूल वो भी देख लेते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो ये जो रूल है ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, ठीक है। दिस रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इस चीज़ का मतलब क्या हुआ? देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबसे पहला तो ये ध्यान रखो। क्वेश्चन बन के आएगा कि KCL इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो किस पर प्रिंसिपल है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो करंट जो है वो क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज
रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बेसिकली करते क्या हैं, हम चार्ज का कंजर्वेशन करते हैं। तो ये जो रूल है, ये जो लॉ है, ये अगर सही मायनों में बात की जाए तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का है। ये जो KCL है, किरचॉफ करंट लॉ है, ये इसका एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, पर हम इसको यहाँ पर लॉ बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि दिस रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्यों कह रहे हैं हम, बिकॉज current is rate of change of charge with respect to time। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कहा। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, और यहाँ से क्या बन गया, ये किरचॉफ करंट लॉ हमारे पास बन गया। अब अगर इसको हम समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लें, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम ये ब्रांचेस दिखा देते हैं। एक ये है ब्रांच, कोई ये ब्रांच है, फिर यहाँ आगे ब्रांच गई ऐसे। तो यहाँ पर इस ब्रांच में करंट की वैल्यू हमें दी हुई है, यहाँ पर वैल्यू दी है 2 एम्पियर, यहाँ पर वैल्यू दी है 4 एम्पियर, यहाँ पर वैल्यू दी है 6 एम्पियर नहीं, इसको 10 एम्पियर कर लो, 10 एम्पियर। और हमें पूछा है कि यहाँ पर कितनी करंट होगी, है ना। यहाँ पर हमें कोई साइन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी साइन हमें नहीं दिया हुआ है। तो अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें जंक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो जंक्शन पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया, इसको नाम दे दिया हमने ए। अब लॉ क्या कहता है कि जंक्शन की तरफ आ रही करंट का समेशन बराबर होगा जंक्शन को से बाहर जा रही करंट के। ठीक है, अब जैसा कि इस ब्रांच में करंट की कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो हम अपने मन से अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, मन से अज्यूम कर लेंगे, कुछ भी डायरेक्शन आप अज्यूम कर सकते हो, अंदर बाहर की तरफ जाती हुई या अंदर आती हुई। अगर फाइनल रिजल्ट नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो डायरेक्शन ली है वो गलत है, तो आपको क्या कर देना है, साइन को चेंज कर देना है, यानी कि जो आपने डायरेक्शन ली हुई है उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, और अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आता है तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो डायरेक्शन ली हुई है वो सही है एकदम। तो हम क्या कर लेते हैं, हम ले लेते हैं कि ये डायरेक्शन जो है इसको छोड़ रही है, यानी कि इस पॉइंट से बाहर की तरफ है, हम मान लेते हैं ये डायरेक्शन हमने मान ली, लेट। और इसको मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर करंट कितनी है, आई है। तो अब KCL अगर अप्लाई करें तो KCL क्या कहता है कि एंटरिंग समेशन ऑफ द एंटरिंग करंट। तो एंटरिंग कौन कौन सी है, 4 और 2, तो 4 + 2 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ करंट लीविंग टू द जंक्शन। तो करंट लीविंग टू द जंक्शन कौन सी है, 10 + I। अब यहाँ से देखो ये कितना आ गया, 6, और ये कितना है, 10 + I। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 - 10 इक्वल्स टू -4 एम्पियर। दैट मीन्स कि हमने डायरेक्शन क्या ली है, गलत ली है। हमने जो डायरेक्शन ली है वो बाहर की तरफ ली है, एक्चुअल में इसकी जो डायरेक्शन होगी किधर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। किधर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी, है ना। तो हम इसको जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो फाइनल आंसर में हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, यानी कि I = 4 एम्पियर। हमने यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर दी। ठीक है, अगर आप डायरेक्शन डायरेक्ट पहले ही ऐसे लेते, अगर हम डायरेक्शन को पहले ही इस तरह से कंसीडर कर लेते, मान लो ये कहानी हो जाती है हमारी, ये कहानी हो जाती है ना, ये वाली, ये 10 एम्पियर, ये 2 एम्पियर और ये 4 एम्पियर। अब मैंने कहा कि हम अगर डायरेक्शन को पहले से ही इस डायरेक्शन में लेते हैं, एंटरिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, ये I करंट हमने कंसीडर कर ली। तो अब अगर आप यहाँ पर KCL लगाते तो देखो 4 + 2 + I इक्वल्स टू 10 एम्पियर, और इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर। डायरेक्ट आंसर आ गया। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखो तो आंसर की वैल्यू सेम आ रही है, साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो अगर आपका साइन माइनस का आ रहा है दैट मीन्स कि आपका आंसर गलत नहीं है, आपको क्या कर लेना है, उसको साइन को चेंज कर लेना है, यानी कि आपने जो डायरेक्शन अज्यूम की है वो क्या है, गलत है, आपको उसको सही कर लेना है। उसके अलावा उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो ये तो था बेसिक सा जो एक क्वेश्चन था किरचॉफ करंट रूल पे या जंक्शन रूल के बेस पे। तो क्वेश्चन क्या क्या बने कि कंजर्वेशन ऑफ किस रूल किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, तो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। ठीक है, उसके अलावा इसको और क्या कहते हैं, जंक्शन रूल भी कहते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि एक सर्किट में
एक सर्किट में जो एक जंक्शन पर जितनी भी करंट आ रही है, टोटल करंट एंटरिंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल्स टू टोटल करंट एग्जिट फ्रॉम द जंक्शन। जंक्शन से जो करंट बाहर जा रही है और जो अंदर आ रही है, उन दोनों का समेशन क्या होगा, बराबर होगा। या आप ऐसा कह सकते हो एक सर्किट में जो करंट है उसका एल्जेब्रिक समेशन, एल्जेब्रिक समेशन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। एक जंक्शन पर जो करंट है उसका एल्जेब्रिक समेशन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके, जिससे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अब ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में एक सर्किट हमें शो किया गया है और इस सर्किट में हमें पूछा गया है कि ये जो करंट है आई, हमें इसको बताना है। तो इसके लिए क्या करो, देखो केसीएल अप्लाई करो। तो केसीएल अगर आप अप्लाई करते हो तो सर्किट में जो टोटल करंट एंटर कर रही है वो बराबर होगी किसके, जो सर्किट से जो टोटल करंट लीव कर रही है, एग्जिट कर रही है, उसके बराबर होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल करंट एंटरिंग जो है वो कितनी है, देखो ये 7 एम्पियर, ये 15 एम्पियर और ये 3 एम्पियर। तो 7 और 3 10 और 15 कितना हो गया, 25। तो टोटल करंट एंटरिंग आई एंटर लिख देता हूँ मैं इसको, ये किसके बराबर हो गया, 15 + 7 + 3, तो ये हो गया 25 एम्पियर। अब जो केसीएल लॉ है वो क्या कहता है कि टोटल करंट एंटरिंग इज इक्वल्स टू टोटल करंट लीविंग। तो अकॉर्डिंग टू केसीएल, तो केसीएल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये किसके बराबर हो गया, ये टोटल एंटरिंग करंट थी, तो आउटगोइंग करंट यानी कि आई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 25 एम्पियर के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, 25 एम्पियर के बराबर होने वाली है। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन में हमें एक सर्किट दिया है और हमें इसमें पूछा है कि ये I2 की वैल्यू क्या होगी, ये I4 की वैल्यू क्या होगी, है ना। ये हमें अलग अलग वैल्यूज़ पूछी गई है। तो हम सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं ये ए पॉइंट पे, है ना। तो ए पॉइंट को हम ले लेते हैं। तो एट जंक्शन ए, मैं जंक्शन ए को अलग से बना भी देता हूँ। तो जंक्शन ए को आप अलग से बनाओगे तो जंक्शन ए पर ये इस तरह से कंडीशन बनी हुई है। तो ये एंटरिंग करंट कितनी है, 15 एम्पियर है। ठीक है, कितनी है, 15 एम्पियर है। उसके बाद यहाँ बाहर की तरफ जो करंट जा रही है वो कितनी है, 8 एम्पियर है। अब यहाँ पर हमें करंट चाहिए, तो केसीएल अगर इस पर अप्लाई करो, ये 15 है ना, 15 एम्पियर। तो इस पर अगर केसीएल अप्लाई करोगे तो मैंने कहा कि यहाँ की डायरेक्शन आप कुछ भी मान सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर नेगेटिव साइन आ गया तो हम साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो हमने मान लिया कि ये बाहर की तरफ जा रही है, तो अब इस पर केसीएल लगाओ। तो केसीएल लगाओगे तो किसके बराबर, 15, तो एंटर कर रही है और दोनों ये बाहर जा रही है। तो इसको मैंने लिख दिया इक्वल्स टू 8 + I। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो I1 लिख देता हूँ इसको। तो I1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 15 - 8, और 15 - 8 मतलब कितना हो गया, 7 एम्पियर। तो इसका मतलब ब्रांच AB में, ठीक है, तो IAB जो करंट होगी वो कितने होने वाली है, 7 एम्पियर होने वाली है। ठीक, अब कौन से पॉइंट पर आ जाओ, अब आ जाओ आप B पॉइंट के ऊपर। तो एट जंक्शन B, तो B जंक्शन पर आओगे, मैं B जंक्शन बना देता हूँ। तो B, ये जंक्शन हो गया B पॉइंट, और ये और ये। अब यहाँ पर हम AB में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, करंट कितनी आ रही है, 7 एम्पियर, ये 7 एम्पियर आ रहा है। यहाँ पर करंट कितनी आ रही है, 3 एम्पियर। ये करंट हमें नहीं पता B में, यहाँ पर। तो यहाँ हमने डायरेक्शन क्या कर ली, कंसीडर कर ली। तो इसको नाम दे दिया मैंने I2। तो अब यहाँ पर दो करंट एंटरिंग है, 7 और 3। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, अप्लाई केसीएल अप्लाई करोगे तो 7 + 3 किसके बराबर हो जाएगा, I2 के, यानी कि I2 कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। ठीक है, I2 कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा। इसको नाम दे दो आप, C दे दो। तो BC में, तो IBC जो हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया 10 एम्पियर हो गया। अब करंट आ गई यहाँ पर अब आपको निकालनी है कहाँ पर, यहाँ पर I4 निकालना है। तो I4 के लिए आप जंक्शन ले लो, कौन सा, D। तो एट जंक्शन D, तो D जंक्शन पर जब आप बात करोगे तो D जंक्शन पर एक तो ये करंट जो इसको छोड़ रही है कितने की, 5 एम्पियर की है। यहाँ मेरे पास कोई करंट निकालनी है जिसको I4 बोला गया है यहाँ पर, और यहाँ पर करंट ऑलरेडी आ रही है, कितने की आ रही है, 8 एम्पियर की करंट आ रही है। तो अगर इस पर आप KCL लगाओगे तो 8 एम्पियर
एंटरिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, 5 एम्पियर लीव कर रहा है और प्लस I4 भी क्या कर रहा है, इसको लीव कर रहा है, यानी कि एग्जिट हो रहा है इससे। तो I4 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 8 - 5, और 8 - 5 मतलब कितना हो गया, 3 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम हर एक पॉइंट के ऊपर KCL, हर एक जंक्शन के ऊपर KCL लगाते जाएंगे और वहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, करंट की वैल्यू मिल जाएगी। होपफुली आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि एक सर्किट हमें शो किया गया है जिसमें यहाँ पर कोई बैटरी है, जो स्विच है वो पहले ओपन है। अब इस स्विच को जब क्लोज कर दिया तो हमें करंट की वैल्यू बतानी है अलग अलग कि कितनी होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये जो जंक्शन पॉइंट है, इस जंक्शन पॉइंट पर हमने कोई वोल्टेज अज्यूम कर ली V। हमने इस जंक्शन पॉइंट पर वोल्टेज अज्यूम कर ली कितनी, V। लेट वोल्टेज एट जंक्शन पॉइंट V। अब हमने यहाँ पर वोल्टेज अज्यूम क्यों की है, क्योंकि हमें पता है ओम्स लॉ जो कहता है कि V = IR, तो I = V/R। तो क्योंकि हमें यहाँ डायरेक्ट करंट की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे करंट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, V/R से। तो V का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल या वोल्टेज ड्रॉप। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ P पॉइंट नाम दे देता हूँ। तो AP के लिए अगर मैं करंट निकालूँ तो I1 की वैल्यू और I1 I2 ये दोनों एंटर कर रहे हैं और I3 किधर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो KCL अप्लाई करेंगे, तो KCL अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, I1 + I2 = क्या हो गया, I3 हो गया। ठीक है, I1 = I2 क्या हो गया, I3 हो गया। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, I1 I2 I3, I1 I2 की डायरेक्शन मैंने कैसे अज्यूम कर ली, भाई जो करंट फ्लो करेगी वो किधर से किधर की तरफ फ्लो करेगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये डायरेक्शन ले ली। और दूसरा मैंने कहा है कि ये अजम्पशन है, अगर नेगेटिव आएगा तो हम उसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। तो अब I1 की वैल्यू लिखें, तो I1 को हम कैसे लिखेंगे, V/R के फॉर्म में। तो वोल्टेज ड्रॉप देख लो, तो वोल्टेज ड्रॉप A पर वोल्टेज कितना है 20 और P पर वोल्टेज कितना है V, और हायर से लोअर की तरफ करंट हमेशा फ्लो होगी, इसलिए 20 जो 20 है वो प्लस का होगा और V किसका होगा, माइनस का होगा। क्या लिखोगे, 20 - V अपॉन रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर, 2 वोल्ट का है, 2 ओम का है। फिर I2 के केस में क्या लिखोगे, 5 - V अपॉन 4, ये क्या हो गया, I2 हो गया। अब I3 के केस में क्या लिखोगे, I3 के केस में ये V हो गया और I3 यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि क्या कर रखी है, अर्थिंग कर रखी है, यानी ग्राउंड कर रखा है। तो यहाँ पर वोल्टेज हो गई 0 और डिवाइड बाय कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4 से। ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 20 - V, और यहाँ पर कितना रहेगा, 5 - V = ये बन जाएगा 2V। इसको एक्सपेंड करके लिखो तो ये हो जाएगा 40 - 2V + 5 - V = 2V। अब ये -2V और -V कितना हो गया, -3V, ये उधर चला जाएगा तो ये ओवरऑल हो गया 45 इधर, और ये उधर चला गया 3 और 2 5V हो गया यहाँ से। तो V = 45/5, तो ये कितना आ गया, 9 वोल्ट आ गया। तो यहाँ से जो वोल्टेज आ गया वो कितना आ गया, 9 वोल्ट आ गया। तो हमें अब क्या पूछा है इसमें कि फाइंड द करंट पास थ्रू इट, है ना। तो करंट निकालनी है हमें, कहाँ से करंट निकालनी है, ये जो I3 है करंट, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो I3 की वैल्यू कैसे निकालोगे, I3 की वैल्यू V - 0/2, I3 किसके बराबर है, V - 0/2। तो I3 कितना आ जाएगा, V की वैल्यू कितनी आई, 9, तो 9 - 0/2 यानी कि कितना हो गया, 4.5 एम्पियर। तो I3 की वैल्यू कितनी हो गई, 4.5 एम्पियर। सिमिलरली हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, I1 की भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, I2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको करंट की वैल्यू नहीं दी होगी, आपको करंट की वैल्यू बनानी पड़ेगी ओम्स लॉ से। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द करंट थ्रू 12 ओम रजिस्टर। ये जो 12 ओम का रजिस्टर है इससे हमें करंट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले वही हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्शन अज्यूम कर लेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है, इस पॉइंट को मैंने कंसिडर कर लिया P, और 15 वोल्ट से यहाँ पर जो करंट आ रही है वो एंटरिंग करंट है, और बाकी सब जो है वो क्या है, इससे बाहर जा रही है। और इस P पॉइंट पर हमने वोल्टेज अज्यूम कर लिया कितना, P, तो V। तो लेट वोल्टेज एट P
इज V, ये हमने मान लिया। तो यहाँ पर जो करंट है ये, इसको मैं लिख देता हूँ I1, इसको लिख देता हूँ I2, इसको लिख देता हूँ I3 और इसको लिख देता हूँ I4। तो अकॉर्डिंग टू KCL, तो KCL के अकॉर्डिंग क्या हो गया, KCL के अकॉर्डिंग I1 इक्वल्स टू क्या हो गया, I2 प्लस I3 प्लस I4, ये हो गया। अब एक एक करके करंट की वैल्यू बनानी, तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस V अपॉन रेजिस्टेंस कितने का है, 12 का है। फिर I2 कितना हो जाएगा, V माइनस 2 अपॉन 6 प्लस I3 कितना हो जाएगा, V माइनस 3 अपॉन 4 प्लस I4 कितना हो जाएगा, V माइनस 4 अपॉन 8, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसको LCM ले लो या इसको सिंपली मैथमेटिकली सॉल्व कर लो। तो अगर मैं इसका 24 LCM आएगा, यानी कि पूरी इक्वेशन को 24 से मल्टीप्लाई कर दें, तो पूरी इक्वेशन को मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद बाय 24। तो दोनों साइड्स को आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या बनने वाला है, अब बनने वाला है, ये बनेगा 2 इंटू 15 माइनस V, और यहाँ आएगा कितना 4V माइनस 2, ये कितना बनेगा 6V माइनस 3, और ये कितना बनेगा 3V माइनस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 30 माइनस 2V इक्वल्स टू 4V माइनस 8 प्लस 6V माइनस 18 प्लस 3V माइनस 12, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, आप जो V वाले हैं उनको सबको एक साइड भेजो और बाकी सब एक साइड लाओ। तो यहाँ पर है 18 और 12 कितना हो गया 30, और 30 प्लस 8 कितना हो गया 38, और ये इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, और ये 2 वाले इधर जाएगा तो 2 प्लस 4 6 प्लस 6 12, और 12 प्लस 3 15, तो ये हो गया 15 वोल्ट। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो V की वैल्यू आ गई 68/15, ये V की वैल्यू आ गई। हमें करंट निकालनी है किसमें, 12 ओम रजिस्टर में। सो करंट इन 12 ओम रजिस्टर, तो 12 ओम रजिस्टर में हमें करंट निकालनी है, तो वो किसके बराबर होगी, I1 के बराबर, और I1 किसके बराबर है 15 माइनस V अपॉन 12। तो ये वैल्यू रखो यहाँ पे, तो 15 माइनस ये कितना है 68 अपॉन 15 और अपॉन 12, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 157 अपॉन 180। ये मैंने पहले से लिखा हुआ है, आप इसको एक बार चेक कर लेना दोबारा से। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये करंट की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप अप्लाई करेंगे किसको, KCL को, या फिर जंक्शन लॉ को आपको इस तरह से अप्लाई करना है, इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। तो ये तो कुछ सिंपल सर्किट हमने लिए हैं अब तक। जब हम KVL भी पढ़ लेंगे तो तब हम देखेंगे कि दोनों को किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह से और कॉम्प्लेक्स सर्किट अगर हो जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब बात करेंगे हम किसकी, KVL की। KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो क्या कहता है कि एक क्लोज लूप में जो स्टेटमेंट है इसका, वो कहता है कि एक क्लोज लूप के अंदर जितना भी पोटेंशियल है, जितना भी वोल्टेज है, राइज है हो रहा है या गेन हो रहा है, उन सब का एल्जेब्रिक समेशन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the algebraic summation in a closed loop or mesh, algebraic summation of, ये लाइन लिखना भूल गया मैं, algebraic summation of voltage change, algebraic summation of voltage change in a closed loop और mesh, loop भी कह सकते हो, mesh भी कह सकते हो, दोनों में क्या डिफरेंस होता है अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो algebraic summation
ऑफ वोल्टेज चेंज इन अ क्लोज लूप और मैश इज इक्वल टू ज़ीरो, इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो लॉ लग रहा है वो किस में लग रहा है, क्लोज लूप में लग रहा है, एक बंद लूप के अंदर लग रहा है। हालांकि इसको हम एक ओपन सर्किट में भी लगा सकते हैं, पर जो इसका स्टेटमेंट है वो क्या है कि क्लोज लूप में लगना है। तो क्लोज लूप में जो एक टोटल वोल्टेज चेंज हो रहा है एल्जेब्रिक समेशन उसका किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। यानी कि मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो मैथमेटिकली ये लॉ क्या कह रहा है कि समेशन, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ वोल्टेज चेंज इज इक्वल्स टू जीरो। अब जिस तरह से किरचॉफ करंट लॉ यानी कि केसीएल बेस्ड था प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन पर, उसी तरह से ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पर। ठीक है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। कैसे भाई, देखो एनर्जी कंजर्वेशन पे कैसे बेस्ड हो गया है भाई, हमने पढ़ा है कि जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज वो क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। और वर्क डन किसके बराबर होता है, एनर्जी के कंजर्वेशन, एनर्जी के बराबर होता है। तो बेसिकली ये लॉ क्या कह रहा है कि जो एनर्जी है क्लोज लूप में वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, है ना, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो मैं ये रीज़न भी लिख देता हूँ, क्यों, बिकॉज वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वो किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। और जो वर्क डन है वो क्या हो गया, एनर्जी हो गया। तो इसलिए ये किस पे बेस्ड हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड हो गया। जिस तरह से केसीएल को हम जंक्शन रूल कहते हैं, इसी तरह से इसको हम मैश या लूप रूल भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैश और लूप रूल। अब मैश और लूप में क्या फ़र्क होता है वो देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई सर्किट बना हुआ है, ठीक है, अभी मैंने रैंडमली एक ऐसे कोई सर्किट बना दिया, ये सर्किट हमारे पास बना हुआ है, ये सर्किट बना हुआ है, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये है E1 है और ये है E2 है। तो देखो लूप क्या होता है, लूप मैश की मैं बात करूं, मैश को मैं डिफाइन करूं तो मैश एक ऐसा क्लोज्ड सर्किट है, मैश एक ऐसा क्लोज सर्किट है जिसके अंदर नंबर ऑफ लूप्स हो सकते हैं, ठीक है, और लूप के अंदर मैश नहीं हो सकते। यानी कि अगर मैं इसको नाम दूं तो ABCDEF, तो मैंने कहा मैश एक ऐसा क्लोज सर्किट है जिसके अंदर नंबर ऑफ लूप होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मैश की, तो मैश क्या होगा, मैश होगा यहाँ पर ABCDEFA, वापस घूम कर यहाँ पर आ गए, या फिर मैं सीधा लिख दूँ ACDFA, तो ACDFA ये क्या है, एक मैश है, ठीक है। और लूप क्या होंगे, लूप होंगे जो मैश के अंदर, वो क्लोज सर्किट जो मैश के अंदर हैं उनको हम क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। तो यहाँ पर लूप कितने हैं, दो है, एक हो गया ये वाला BCDEB, एक कौन सा हो गया BCDEB, और दूसरा कौन सा हो गया ABEFA, ठीक है। तो ये दो बेसिक डिफरेंस हो गया किसमें, मैश में और लूप में। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। पर क्वेश्चन जब हम करेंगे तो मैश और लूप दोनों ही कह देंगे, लूप को मैं कई बार मैश भी कह दूंगा या मैश को मैं लूप कह दूंगा, तो वो उसमें ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर कोई थ्योरेटिकली आपसे पूछ ले कि मैश और लूप में क्या डिफरेंस होता है, तो मैश एक ऐसा क्लोज सर्किट होता है जिसके अंदर लूप्स होते हैं, ठीक है, और लूप के अंदर मैश नहीं हो सकता। तो यानी कि अगर मैं कहना चाहूँ कि मेरे पास यदि एक सर्किट के अंदर n मैश हैं तो नंबर ऑफ लूप्स कितने होंगे, n-1 होंगे, ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मैश और लूप क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, साइन कन्वेंशन की। तो साइन कन्वेंशन जिस तरह से हमने पढ़ा था किसमें,
किरचॉफ करंट लॉ में, उसी तरह से यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन होगा। तो वो साइन कन्वेंशन की हम बात कर लें यहाँ पर पहले। तो साइन कन्वेंशन मैंने लिखा हुआ है क्या अलग पेज पे, एक बार देख लेता हूँ मैं, नहीं लिखा नहीं हुआ। साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन में हम क्या देखेंगे, हमें यहाँ पर जब हम सर्किट हमें मिलेंगे क्वेश्चन में, तो हमें यहाँ पर एनकाउंटर करने को मिलेंगे या तो रेजिस्टेंस मिलेंगे या बैटरीज मिलेंगी, ठीक है। जब हम कैपेसिटर भी पढ़ लेंगे तो कैपेसिटर, जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे या फिर जब हम कैपेसिटर भी इसमें पढ़ लेंगे तो हमें दोनों साथ में मिल सकते हैं, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर। और जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमें इसमें इंडक्टर और देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं एक सर्किट बनाता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी और करंट फ्लो की डायरेक्शन है मेरी ये। अब हमें पता है कि जो करंट का फ्लो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हो रहा है और हमारा जो पाथ है वो भी ये है, हम इसी पाथ पर चल रहे हैं। तो हम यदि करंट के फ्लो की डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, करंट के फ्लो की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये कोई रेजिस्टेंस लगा है आर, क्या लगा है, रेजिस्टेंस लगा है आर। तो जब हम इक्वेशन बनाएंगे, हम इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, वो इक्वेशन कौन सी बनेगी, लीनियर इक्वेशन। तो हम जब इक्वेशन बनाएंगे तो इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो वोल्टेज आएगा उसको हम लिखेंगे आई आर, क्योंकि V इक्वल्स टू होता है क्या, आई आर। अब बात आती है साइन की कि आप प्लस लेंगे माइनस लेंगे। मैंने कहा कि जो करंट का फ्लो होता है वो हमेशा कहाँ से होता है, हाई से लो की ओर होता है, हाई से लो की ओर होता है, यानी कि वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। और आपका पाथ भी ये सिमिलर पाथ है, यानी कि करंट की डायरेक्शन में ही आप चल रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आपको क्या लेना है, माइनस आई आर लगाना है। रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आप जो वोल्टेज लिखोगे वो क्या लिखोगे, माइनस आई आर। यदि आप उल्टा चल रहे हो, उल्टा चल रहे हो यानी कि यही सर्किट है और यहाँ लिख रहा है ए और यहाँ बी है और करंट के फ्लो की डायरेक्शन ये है और ये रेजिस्टेंस है और आपका पाथ है ये वाला, यानी कि आप आ रहे हो उल्टे। तो उल्टे आप आ रहे हो तो वोल्टेज जो ड्रॉप है वो कहाँ से कहाँ है, ए से बी की तरफ, और आप आ रहे हो उल्टा, उल्टा आ रहे हो, यानी कि जब मैं ए से बी जा रहा हूँ तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो बी से ए आऊँगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, वोल्टेज गेन होगा। तो मैं गेन कर रहा हूँ, यानी कि किसकी तरफ जा रहा हूँ, प्लस की तरफ जा रहा हूँ। तो आप करंट की डायरेक्शन के रिवर्स साइड में चलोगे, ऑपोजिट चलोगे, तो आपको क्या लिखना है, प्लस आई आर, ठीक है। यहाँ पर ये पाथ का मतलब क्या हो गया, करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस आई आर, करंट के ऑपोजिट आओगे तो क्या लिखोगे, प्लस आई आर। ये आपको याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर मैं बैटरी के लिए लिखूं, बैटरी लग रही है, मान लो यहाँ पर बैटरी लग रही है, ये ऐसे है, ये है ए, ये है बी, ये बैटरी है कोई, इसकी जो पोटेंशियल है इसके अक्रॉस वो है ई। ये छोटा वाला जो डंडा है ये माइनस और ये प्लस वाला है, इसको लिखा मैंने प्लस। अब मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, तो ए से बी की तरफ जा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से माइनस से प्लस में जा रहा हूँ, यानी कि क्या हो रहा है, वोल्टेज गेन हो रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, प्लस ई, है ना। मेरे पाथ क्या है, ये है, पाथ है मेरा ये पाथ है चलने का। मान लो मैं ये कर रहा हूँ ए से बी और यही मेरी बैटरी बनी हुई है और अब मेरा ये माइनस है और ये प्लस है और अब मैं आ रहा हूँ ऐसे, अब ये मेरा पाथ है। तो अब यहाँ पर क्या लिखूंगे मैं, माइनस ही क्यों लिखूंगा, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, प्लस से किधर की तरफ जा रहा हूँ, माइनस की तरफ, प्लस से माइनस जा रहा हूँ, इसका मतलब कम हो रहा है, इसलिए इसको क्या लिखूंगा, माइनस, है ना। अब देखो, जब मैंने रेजिस्टेंस की बात की तो मैंने करंट की डायरेक्शन को कंसीडर किया। मैंने कहा कि करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो माइनस आई आर, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट चलोगे तो प्लस आई आर। वहीं जब मैंने बैटरी की बात की तो मैंने सिर्फ देखा कि माइनस प्लस क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस देखा, माइनस से प्लस जाओगे तो प्लस, प्लस से माइनस आओगे तो माइनस। यानी कि जब आप बैटरी के लिए बात कर रहे हो केवीएल के अंदर, तो आप डायरेक्शन को आपको अज्यूम नहीं करना है, करंट की डायरेक्शन को आपको अज्यूम नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह से ये तो बात हुई किसके लिए, जब रेजिस्टेंस और हमें क्या मिलेगी, बैटरी मिलेगी। इसी तरह से हमें और एलिमेंट्स मिल सकते हैं। क्या क्या एलिमेंट्स मिल सकते हैं, डायरेक्ट सर्किट्स की अगर बात करें तो हमें मिल सकता है कैपेसिटर और एक इंडक्टर मिल सकता है। फिलहाल के लिए हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैं एक बार लिख देता हूँ कि अगर हमें कैपेसिटर मिल जाए, तो मान लो ये कैपेसिटर लग रहा है, यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, इसकी वोल्टेज, ये ए है, बी है, तो यहाँ पर भी ड्रॉप हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, माइनस क्यू बाय सी। माइनस क्यू बाय सी क्यों लिखोगे, क्योंकि क्यू इक्वल्स टू होता है वी सी, तो वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू बाय सी। ये आपकी डायरेक्शन हो गई, ये पाथ हो गया आपका, प्लस से माइनस, ठीक है। और यहाँ पर जब आप आओगे
ए से बी है और इसके उल्टा चल रहे हो, आप उल्टा चल रहे हो, यानी कि ये माइनस है और ये प्लस है। तो अब आप देखोगे माइनस से प्लस में आ रहे हो, माइनस से प्लस में आ रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, प्लस क्यू बाय सी लिखोगे। क्या लिखोगे, प्लस क्यू बाय सी। तो आप एक चीज़ नोट करो कि जब मैंने इन दोनों के बारे में बात की, किसके बारे में, बैटरी और करंट के बारे में जब मैंने बात की, तो बैटरी और करंट के केस में, बैटरी और कैपेसिटर के केस में डायरेक्शन ऑफ करंट मैटर नहीं कर रही है। डायरेक्शन ऑफ करंट किसके केस में मैटर कर रही है, वो मैटर कर रही है रेजिस्टेंस के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पता लग रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ नॉट अज्यूम इन द केस ऑफ बैटरी एंड कैपेसिटर। बैटरी और कैपेसिटर के केस में करंट की डायरेक्शन को अज्यूम करना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिर वहीं अगर हम बात कर लेंगे इंडक्टर की, तो इंडक्टर के केस में चाहे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है चाहे पोटेंशियल गेन हो रहा है, जो करंट होगी वो हमेशा वो क्या होगी, इंक्रीजिंग फंक्शन होगी, टाइम का इंक्रीजिंग फंक्शन होगी। किसके केस में, इंडक्टर के केस में चाहे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है चाहे वोल्टेज गेन हो रहा है, जो करंट है वो टाइम के अगेंस्ट हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगी। करंट हमेशा क्या रहेगी, इंक्रीजिंग रहेगी इंडक्टर के केस में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये साइन कन्वेंशन हो गया। साइन कन्वेंशन जो कि हम यूज़ करेंगे किसके लिए, केवीएल के लिए यूज़ करेंगे। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं केवीएल के ऊपर। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, अब इस क्वेश्चन में देखो हम केसीएल भी लगाएंगे और केवीएल भी लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है ए और डी के बीच में। तो ए और डी के बीच में वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए सबसे पहले हमें करंट चाहिएगी बीसी में करंट चाहिएगी, और कहाँ पे चाहिएगी, ए बी में हमें करंट की वैल्यू चाहिएगी। तो सबसे पहले हम सी पॉइंट को पकड़ेंगे और सी पर हम लगाएंगे क्या, केसीएल। तो ठीक है, अप्लाई केसीएल एट सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या हो गया, नोड हो गया या जंक्शन कह लो। तो सी पर आप केसीएल लगाओगे तो आप देखो सी को अगर मैं यहाँ अलग से ड्रॉ कर दूँ तो ये 6 एम्पियर यहाँ से बाहर की तरफ जा रही है, 6 एम्पियर यहाँ से बाहर की तरफ कितनी जा रही है, 2 एम्पियर जा रही है, ये 2 एम्पियर हो गया। तो अब यहाँ सी पर कितनी करंट आ रही है वो मैं निकाल लेता हूँ। तो मान लो यहाँ पर करंट है आई और ये बीसी है, तो इसको मैंने लिख दिया बीसी। तो अब केसीएल अप्लाई करोगे इस पर, तो केसीएल अप्लाई करोगे तो क्या होगा, एंटरिंग करंट जो है वो कितनी है, आई एक ही है ये, और बाहर जो जा रही है वो 2 एम्पियर और 6 एम्पियर। तो आई बी सी किसके बराबर हो गया, 2 + 6, यानी कि आई बी सी की वैल्यू को आप क्या लिख दोगे, 8 एम्पियर लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि जो बीसी जो ब्रांच है उसमें जो करंट है वो कितने की, 8 एम्पियर की करंट है। ठीक, इसी तरह से हम केसीएल लगा देंगे किस पर, बी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो एट जंक्शन बी, अब बी के ऊपर हम केसीएल लगाएं तो देखो बी पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर जो करंट जा रही है वो कितनी है, 8 एम्पियर है। यहाँ पर जो करंट आ रही है वो कितनी है, 5 एम्पियर है। अब यहाँ पर हमें करंट चाहिए, मान लेते हैं इसकी डायरेक्शन है बाहर की तरफ, और इसको मैंने नाम दे दिया आई बी ई। तो अब इस पर आप के सी एल लगाते हो तो क्या बनेगा, 5 = 8 + आई बी ई। ठीक है, तो आई बी ई की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, -3 एम्पियर। -3 एम्पियर आ रही है, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने अज्यूम की है वो चेंज करनी है, यानी कि इसकी एक्चुअल डायरेक्शन होगी ये वाली, ये इसकी क्या होगी, एक्चुअल डायरेक्शन होगी जो अंदर की तरफ जा रही होगी। तो करंट की वैल्यूज़ हमारे पास अब आ गई। हमें क्या निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। किस किस के बीच में, ए डी के बीच में। तो हम क्या लगा देंगे, अप्लाई केवीएल बिटवीन ए एंड डी। अब देखो कैसे लगाएंगे, ए से डी तक चलना है हमें, और करंट के फ्लो की डायरेक्शन भी यही है। तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस आएंगे, वहाँ तो क्या लिखेंगे, आई आर, और बैटरी वाला हम देखते जाएंगे माइनस से प्लस है कि प्लस से माइनस है। तो सबसे पहले ये 1 ओम के अगेंस्ट, रेजिस्टर के अगेंस्ट हम अगर एनकाउंटर करें तो इसमें जो करंट फ्लो है वो कितने का है, 5 एम्पियर का है। तो क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ही पाथ है तो क्या लिखेंगे, -5 × 1। अब यहाँ माइनस से प्लस है, ये 10 वोल्ट है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो माइनस से प्लस है यानी कि वोल्टेज गेन हो रहा है, यानी कि 10 वोल्ट। फिर बी पॉइंट पर आ गए, अब यहाँ से आगे चलेंगे बी से सी की तरफ। तो बी से सी की तरफ यानी कि करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एनकाउंटर करेंगे तो क्या लिखेंगे, -IR। तो -2, और इसमें जो ब्रांच में करंट थी वो कितने की थी, 8 एम्पियर, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट की। तो यहाँ पर जो करंट है
वो कितनी हो जाएगी, 8 एम्पियर की हो जाएगी। 8 एम्पियर लिख दिया हमने, फिर माइनस से प्लस है, फिर माइनस से प्लस है, तो फिर कितना हो गया, +5 हो गया। अब सी से डी में जाएंगे तो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एनकाउंटर करोगे तो कितना आएगा, -3, और करंट कितनी है इसमें, 2 एम्पियर की, तो इंटू 2, और इसको किसके बराबर कर देना है, 0 के बराबर, 0 के बराबर कर दिया। तो इसको सॉल्व करो तो कितना हो गया, ये हो गया -5 +10, निकालना क्या है, AD, यहाँ VA पॉइंट हो गया ये, यहाँ A लिख दिया मैंने, और यहाँ पर -VD लिख देता हूँ, VD = 0। तो माइनस यहाँ VA -5 +10, ये कितना हो गया, -16 +5 -6 -VD = 0। देखो सॉल्व करो अब इसको, तो ये कितना हो गया, 10, ये हो गया, और ये 5 हो गया, 15, और 15 -16, ये कितना हो गया, माइनस कितना बचेगा, 1 बचेगा, -1 बचेगा, और ये कितना आ गया, A से D में एक बार वापस चेक कर लो, 5 × 1 ठीक है, +10 ठीक है, 8 × 2 ठीक है, 8 दूनी 16 +5 ठीक है, और -3 × 2 ठीक है। तो 5 1 जा 5, 10, 8 2 जा 16, 5 और 3 2 जा 6। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, VA -5 और ये वाला 5 और ये वाला 5 तो ख़त्म हो गया यहाँ से, और यहाँ 16 × 6, 16 और ये 6, ये कितना बचा, 22, और ये माइनस, ये आ जाएगा -12, ये आ जाएगा -12, और ये -VD = 0। तो यहाँ से VA -VD की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, 12 वोल्ट हो गई। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो कितने का हो गया, 12 वोल्ट का हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार वापस से आप चेक कर लेना, अगर कुछ मिस्टेक हो तो ये फंडा यही लगेगा। ठीक, इस क्वेश्चन में बात कर लें तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इन द सर्किट शोन इन द फिगर डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप निकालना हमें A और D के बीच में, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट D है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करंट अज्यूम कर लेंगे और लूप कंसिडर कर लेंगे। तो लूप कंसिडर कर लें पहले, मैं इसको वापस बना लेता हूँ एक बार, सर्किट को मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, इसमें करंट है, मान लेता हूँ इसमें करंट है I1 और इसमें जो करंट है वो है I2, ऐसे मान लिया। और ये करंट की जो डायरेक्शन है वो मैंने किसके मान ली, बैटरी के अकॉर्डिंग मान ली, बैटरी के अकॉर्डिंग मान ली, यानी ये माइनस है और ये प्लस है। तो जो करंट का फ्लो है वो किधर से किधर की तरफ होगा, प्लस से माइनस, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ऐसे घूम रही है करंट। सिमिलरली यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये प्लस से और माइनस की तरफ करंट घूम रही है। ठीक है, तो ये हो गया लूप नंबर 1 और ये हो गया लूप नंबर 2। तो अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट। लूप फर्स्ट में हम क्या लगा देंगे, KVL लगा देंगे। तो लूप फर्स्ट में आप KVL लगाओगे तो लगाओ यहाँ पर, ये माइनस से प्लस चले यानी कि वोल्टेज गेन हुआ, वोल्टेज गेन हुआ तो आप किसको क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे। फिर करंट की डायरेक्शन में ही आपका पाथ है तो यहाँ पर क्या आएगा, -2I1 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन में आपका पाथ है यानी कि यहाँ पर भी -3I1 आ जाएगा। अब करंट जब फ्लो होगी तो यहाँ पर वापस उतनी ही जानी चाहिए जितनी यहाँ से निकल रही, तो यहाँ पर कितनी आएगी, I1 ही आएगी। और इसको किसके बराबर कर देना है आपको, 0 के बराबर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10 - 5I1 = 0 और I1 की वैल्यू हो गई 10/5, कितना हो गया ये, 2 एम्पियर वैल्यू हो गई, ये हो गई I1 की वैल्यू। अब आप लोगे लूप नंबर 2, तो अप्लाई KVL इन लूप 2। तो लूप 2 में आप KVL अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ से चलोगे तो ये माइनस से प्लस यानी कि पॉजिटिव। अब करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हो पाथ आपका, तो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट क्या लिखोगे, वोल्टेज ड्रॉप -6 × I2। फिर वापस यहाँ पे आ रहे हो -4 × I2 = 0। तो ये हो गया 20 - 10 I2 = 0। तो यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी हो गई, 20/10, यानी कि ये भी कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर भी 2 एम्पियर और यहाँ पर भी 2 एम्पियर, और ये 2 एम्पियर सारा का सारा वापस इधर जाना है, और सिमिलरली ये 2 एम्पियर सारा का सारा वापस इधर घूम फिर के चला जाएगा। तो यानी कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट में अगर कोई करंट, पहली बात तो आएगी नहीं यहाँ पर, और आएगी भी तो इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो करंट ड्रॉप होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये आएगी ऐसे
यहाँ से करंट जाएगी ऐसे और दोनों सेम वैल्यू की आ रही है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप देगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। और सबसे पहली बात तो यही हो गई है कि जितनी करंट यहाँ से घूम रही है वो सारी की सारी यहाँ घूमेगी वापस। तो यहाँ से अगर करंट है I1 की वैल्यू 2 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर का सारा पार्ट वापस इधर चला जाएगा, तो यहाँ करंट जाने ही नहीं देगा ये। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 एम्पियर सारा का सारा वापस घूम जाएगा, यहाँ पर करंट नहीं जाने देगा। अब आप लगाओ KVL A से और D के बीच में, तो अप्लाई KVL बिटवीन A एंड D। तो A से चलो, देखो करंट का पाथ ये है और उसी डायरेक्शन में है, तो -3 इंटू I1। फिर यहाँ से गए, यहाँ ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस से प्लस यानी कि वोल्टेज गेन हो रहा है, तो +4 वोल्ट लिखोगे। फिर ये 1 ओम के अगेंस्ट कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा या गेन नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो करंट है वो कितनी है, 0 है, करंट 0 चल रहा है इसमें। तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। मैं इसको लिख देता हूँ I, माइनस लिख लो या प्लस कुछ भी लिख लो, I इंटू 0 हो गया। फिर आओगे आप कौन से पॉइंट पर, यहाँ पर इस CD में आओगे। तो CD में आओगे तो करंट की डायरेक्शन में आ रहे हो, करंट की डायरेक्शन में आ रहे हो तो क्या लिखोगे, -4 इंटू I2 ये लिखोगे आप। और यहाँ पर लिख दो VA और यहाँ पर आ जाएगा आपका VD इक्वल्स टू 0। I1 I2 की वैल्यू डाल दो, तो VA -3 इंटू 2 +4 -4 इंटू 2 -VD इक्वल्स टू 0। तो VA -6 +4 और ये 8 -VD इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो इसको, तो ये कितना हो गया, 8 इंटू 8 + 6 ये 14, मतलब ये आ जाएगा 10। तो VA -VD इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया। यानी कि A से D के बीच में जो ड्रॉप हुआ है वोल्टेज का, या जो A से D के बीच में जो अक्रॉस वोल्टेज है, पोटेंशियल है, वो कितना है, 10 वोल्ट का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न हो सकता है वो इस 1 ओम को रेजिस्टर को लेके हो सकता है। तो इस 1 ओम रेजिस्टर में कोई भी करंट नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हो तो इस पॉइंट पर आप सिंपली KCL अप्लाई करके देख लो B पॉइंट के ऊपर। तो B पॉइंट के ऊपर ये करंट यहाँ से, ये करंट यहाँ से। अब क्योंकि एक लूप में है, तो लूप में यहाँ पर इस बैटरी पर तो जितनी करंट यहाँ से निकली उतनी ही पहुँचेगी। तो यहाँ से 2 एम्पियर की करंट आ रही है और यहाँ पे भी 2 एम्पियर जा रही है, तो यहाँ से जो करंट होगा आपका, या आ रहा होगा या जा रहा होगा, कितना होगा, 0 होगा। सिमिलरली सेम कहानी आप इस C पॉइंट के लिए लगा सकते हो। तो यहाँ पर से 2 एम्पियर घूम रहा है, तो ये 2 एम्पियर है, तो यहाँ पर कितना चला जाएगा, 0 चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। ये क्वेश्चन में हमें ब्रांच के फॉर्म में एक सर्किट बना के दिया है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, करंट कंसीडर कर लेंगे। मान लेंगे यहाँ पर जो करंट है वो है I, यहाँ पर करंट है I1 और यहाँ पर जो करंट चला गया वो चला गया I माइनस I1। अब 2 लूप मिल गए हमें, एक ये और एक ये। तो ये लूप और एक ये लूप हो गया। तो सबसे पहले हम KVL अप्लाई करेंगे किसमें, लूप 1 में। अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट। तो लूप फर्स्ट में हम KVL अप्लाई करेंगे, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस से प्लस यानी कि वोल्टेज गेन कितना हो गया, 4.5। फिर करंट की डायरेक्शन में ही पाथ है हमारा, तो ये 3 इंटू I। फिर इस पूरे लूप में चल रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, और इस 6 ओम के अगेंस्ट जो करंट है वो कितना है, I1 है। तो ये हो गया -6 I1 इक्वल्स टू 0। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब अप्लाई करोगे आप किसमें, 2 में। तो अप्लाई KVL इन लूप 2। तो लूप 2 में आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर एक 10 ओम का रेजिस्टर है जिसमें करंट कितनी हो गई, I माइनस I1। तो -10 इंटू I माइनस I1। फिर वोल्टेज ये प्लस है और ये माइनस है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो इस बार आप लिखोगे -3। फिर वापस घूमे, अब आप देखो करंट इसमें यहाँ फ्लो हो रहा है ऐसे पाथ, और आप जा रहे हो करंट के अगेंस्ट, तो आप लिखोगे प्लस का, तो +6 I1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लो तो ये बनेगा -10I प्लस 10I1 -3 प्लस 6I1 इक्वल्स टू 0, ये बनेगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेना है। तो I1 वाला और I1 वाले 2 लिखे हुए हैं, तो 10 + 6 कितना हो जाएगा, 16। तो ये आ गया हमारे पास +16I1 -10I और -3 इक्वल्स टू 0, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट को और सेकंड को सॉल्व करना है। फर्स्ट को और सेकंड को आप सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, वो आप सॉल्व आपको कर लेना है। तो आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, I की जो वैल्यू है वो मिलेगी हमें 1/2 एम्पियर,
एंड I1 की जो वैल्यू है वो मिलेगी हमें 1/2 एम्पियर। यानी कि अगर लूप नंबर 2 में करंट निकाली जाए तो करंट इन लूप 2 यानी कि 10 ओम के रजिस्टर में और इन 10 ओम रजिस्टर, तो 10 ओम रजिस्टर में जो करंट जानी चाहिए वो कितनी जानी चाहिए, I माइनस I1। अब यहाँ पर तो I भी कितना है 1/2 और I1 भी कितना है 1/2, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई 0 एम्पियर हो गई। तो आपसे जो क्वेश्चन है ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द करंट इन 10 ओम एम्पियर। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो तब पूछा जाएगा I की वैल्यू भी बताओ, I1 की भी बताओ और 10 ओम के जो रजिस्टर है उसमें करंट बताओ। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपसे ही पूछा जा सकता है सिर्फ कि I1 की वैल्यू बताओ। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू दी है, एक सर्किट दिया है, ठीक है। तो ये अब हम बात करते हैं किसकी, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट एक कॉन्सेप्ट होता है, कई बार हमें कुछ इस तरह के सर्किट देखने को मिलते हैं जहां पर दो पॉइंट्स के बीच में एक ऐसा वायर कनेक्ट किया गया होता है जिसमें किसी भी तरह का रेजिस्टेंस नहीं होता। तो ऐसा वायर जो रेजिस्टेंस लेस होता है और दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर दिया जाता है उसको किसी एक सर्किट में, तो वो जो वायर है, ठीक है, वो जो वायर है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो जो वायर है तो उससे वो सर्किट क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ऐसा वायर जो रेजिस्टेंस लेस होता है और यदि उस वायर को किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट कर दिया जाए एक सर्किट के अंदर, तो वो जो सर्किट है वो क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किटेड कहलाता है। क्योंकि वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वायर में रेजिस्टेंस जीरो है, तो उस केस में रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो करंट को फ्लो करने से रोके, और रेजिस्टेंस ही जीरो हो गया तो उस वायर के अंदर करंट जो होगी मैक्सिमम हो जाती है, वायर के अंदर मैक्सिमम करंट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट के केस में जो वायर है, जो वायर है जिसका रेजिस्टेंस जीरो है उसके अक्रॉस किसी भी तरह का वोल्टेज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि V बराबर क्या होता है IR, और रेजिस्टेंस उसका जीरो है तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, जीरो हो गया उसके अकॉर्डिंग। और क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है तो उसके अक्रॉस करंट जो हो जाता है मैक्सिमम हो जाता है। थ्योरेटिकली ये बोला जाता है कि उसके अक्रॉस जो करंट है वो इनफाइनाइट टाइम्स तक पहुंच सकता है, इनफाइनाइट टाइम तक हो जाता है। अब ये दो तरह से कनेक्शन बनता है इसके शॉर्ट सर्किट के, एक बनता है सीरीज और एक बनता है पैरेलल। तो सीरीज कनेक्शन में जैसे कि इसमें तो दो सर्किट दिखाए गए हैं, फर्स्ट वाले में किसी भी तरह का कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है और सेकंड वाले में एक यहाँ से वायर से कनेक्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट वाले में यदि मैं करंट पूछी जाए तो फर्स्ट वाले में सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 कितना हो गया, ये 6 ओम हो गया। तो करंट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, V/R। तो V कितना है 12/6, यहाँ से कितना हो गया 2 एम्पियर हो गया। तो तीनों ही रेजिस्टेंस में जो करंट होगा वो कितना होगा, 2 एम्पियर होगा। अब सेकंड जो सर्किट है उसमें दिया है कि C और D पॉइंट के बीच में, यानी कि 3 ओम का जो रजिस्टर है उसको एक ऐसे वायर से कनेक्ट कर दिया जो रेजिस्टेंस लेस है। तो रेजिस्टेंस लेस है यानी कि यहाँ से ये सर्किट हो गया शॉर्ट। शॉर्ट होने का मतलब क्या है, यहाँ से जो करंट चलेगी, क्योंकि मैंने कहा कि जो शॉर्ट सर्किट वाला वायर होगा उसका रेजिस्टेंस नहीं होगा तो सारा का सारा करंट कहाँ होगा, उसके अक्रॉस फ्लो हो जाएगा। तो ये जो वायर लगा हुआ है ग्रीन कलर का, ये इस 3 ओम के रजिस्टर में कोई भी करंट नहीं जाने देगा, यानी कि सारा करंट कहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से। तो अब अगर इस सर्किट को हम सॉल्व करेंगे तो क्योंकि यहाँ से कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रहेगा, किसका, 3 ओम वाले रेजिस्टेंस का। तो इस 3 ओम वाले रेजिस्टेंस का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 + 2 कितना होगा, 3 ओम होगा। ठीक है, 1 + 2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देयर इज नो करंट across 3 ohm, hence it is not considered, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 3 ओम का हो गया। और वोल्टेज जो है वो कितना है, 12 है। वोल्टेज कितना है, ये हो गया 1 + 2 और जो वोल्टेज है वो कितना है, 12 है। तो I की वैल्यू कितनी हो गई, V/R। तो V कितना हो गया 12 और I ये रेजिस्टेंस कितना हो गया 3। तो यहाँ पर जो करंट हो गई वो कितनी हो गई, 4 ओम की। 4 ओम की कहाँ से, 1 ओम
4 एम्पियर की कहाँ से 1 ओम के लिए और 2 ओम के लिए। 3 ओम के अगेंस्ट जो करंट होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि वो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। चलिए साहब, अब ये तो था सीरीज़ का जो इससे पहले हमने देखा। अब यदि शॉर्ट सर्किट पैरेलल में कर दिया जाए तो हमारे पास यहाँ 2 सर्किट बने हुए हैं, एक में सर्किट को शॉर्ट नहीं किया गया है और एक में सर्किट को शॉर्ट कर दिया। तो जब सर्किट शॉर्ट नहीं है तो देखो ये वाला केस है, तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/R इक्विवेलेंट, क्योंकि पैरेलल में है तो किसके बराबर होगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, और इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, यानी कि कितना हो गया, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, तो 11/6। दैट मीन्स कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 6/11। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए I1 I2 I3, तो I1 की वैल्यू, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पर 12 है तो यहाँ पे भी 12 होगा, यहाँ पे भी पैरेलल कनेक्शन है, तो V/R, तो 12/1, ये हो गया कितना, 12 एम्पियर। I2 आप निकालोगे तो 12/2, ये कितना हो गया, 6 एम्पियर। I3 आप निकालोगे तो कितना हो गया, 12/3, कितना हो गया, 4 एम्पियर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई, करंट की वैल्यू हो गई अलग अलग। अब इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया नेक्स्ट केस में, तो शॉर्ट सर्किट जब इसको कर दिया तो इसका जो मैक्सिमम जितना भी करंट होगा, 12 वोल्ट की जो बैटरी है उससे जितना भी करंट जाने वाला है, मैंने कहा कि शॉर्ट सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाएगा, तो जितना भी करंट यहाँ से जाएगा वो सारा का सारा मैक्सिमम करंट किससे पास होगा, इस सर्किट से, शॉर्ट सर्किट वाले वायर से पास हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये तीनों रेजिस्टेंस का जो मतलब है कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो अब होगा इसमें, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि सारा का सारा करंट कहाँ से पास हो गया, इस शॉर्ट सर्किट वायर से पास हो गया। सिंस होल करंट passed through the short circuited wire, hence no current will flow through the resistance सो R इक्विवेलेंट कितना होगा इसके, 0, क्योंकि शॉर्ट सर्किट वायर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का होता है वो 0, तो सारा वोल्टेज इसके बराबर ही हो गया। और करंट I1 I2 I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। I1 कितना हो जाएगा, 0, I2 कितना हो जाएगा, 0, और I3 कितना हो जाएगा, 0। तो ये जो शॉर्ट सर्किट वाले क्वेश्चन हैं ये काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत पूछे जाते हैं, और इनमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता है कि भाई चलो करंट का तो पता लग जाता है बच्चों को कि करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू फंसा कर पूछ ली जाती है कि R इक्विवेलेंट कैसे 0 करोगे। तो भाई रेजिस्टेंस V बराबर IR होता है, तो इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना है, टोटल 12 है, तो मैक्सिमम करंट पास कर गया वहाँ से। मैक्सिमम करंट का मतलब ही सीधा सा है, हमने थ्योरी में पढ़ा है कि उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तो यहाँ पे इसलिए इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये थे शॉर्ट सर्किट के कॉन्सेप्ट, और इसके अलावा KVL और KCL, एंड होपफुली ये जो जितना भी हमने पढ़ा है KVL KCL से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट में आप डाउट अपने लिखिए। आई एम श्योर आप आज के लेक्चर में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट्स पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हुए होंगे। तो यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में चैनल को सब्सक्राइब, सेशन को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।